India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर दान मामले में तत्काल सुनवाई की मांग ठुकराई। कहा, केवल अविश्वास या सामान्य आरोप किसी मामले को आपात स्थिति नहीं बना देते। गर्मियों की छुट्टी के बाद होगी सुनवाई। आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी मामले में बेंगलुरु कोर्ट ने कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे को जारी किया समन। आरएसएस टिप्पणी मामले में मानहानि की शिकायत दर्ज हुई है। आरएसएस कार्यकर्ता ने आपत्तिजनक बयानों का आरोप लगाया। अभिनेत्री हमला मामले में केरल हाईकोर्ट ने अभिनेता दिलीप से पूछा, मीडिया रिपोर्ट से आपको क्या नुकसान है। ट्रायल रिपोर्टिंग पर कोर्ट ने सवाल उठाए। राज्य से साइबर जांच में देरी कर पूछे सवाल। जांच पूरी न होने पर अवमानना चेतावनी। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. अयोध्या स्थित राम मंदिर के लिए मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग के आरोपों की जांच को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं से याचिका की प्रति सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि मामले पर उचित समय पर विचार किया जाएगा। सोमवार को अधिवक्ता एन.के. गोस्वामी ने न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति शील नागू की अवकाश पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया। उन्होंने दलील दी कि मामले से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है, इसलिए जल्द सुनवाई जरूरी है ताकि अदालत रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के निर्देश दे सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने से इंकार कर दिया। यह जनहित याचिका अधिवक्ता अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव की ओर से दायर की गई है। इसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राम मंदिर निर्माण के लिए आम जनता से मिले चंदे में कथित तौर पर हेरफेरी, धन के गलत इस्तेमाल और गबन की शिकायतें सामने आई। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो से स्वतंत्र और समयबद्ध जांच कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक ट्रस्ट फंड में कथित वित्तीय गड़बड़ी और हेराफेरी के मामले में तत्काल सुनवाई की मांग को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा, केवल अविश्वास या सामान्य आरोप किसी मामले को आपात स्थिति नहीं बना देते। याचिकाकर्ता द्वारा स्वतंत्र एसआईटी जांच की मांग पर भी तत्काल हस्तक्षेप नहीं किया गया। पीठ ने माना कि राज्य स्तर पर चल रही जांच प्रक्रिया के रहते सुप्रीम कोर्ट ने की तुरंत दखल जरूरी नहीं है। कोर्ट ने मामले को नियमित कार्यवाही शुरू करने के बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। आपात सुनवाई के लिए गंभीर और अपरिवर्तनीय नुकसान का स्पष्ट आधार जरूरी है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि मंदिर ट्रस्ट और सरकार को सभी महत्वपूर्ण रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए जाएं। इनमें दान रजिस्टर, लेखवाही, सीसीटीवी फुटेज, बैंक रिकॉर्ड और सॉफ्टवेयर डेटाबेस जैसे दस्तावेज शामिल हैं। साथ ही मामले की सुनवाई पूरी होने तक किसी भी तरह के सबूत से छेड़छाड़ रोकने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद होने की संभावना है। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी देंगे इंडिया लीगल रिसर्चर तेजस्विनी मिश्रा। तेजस्विनी, क्या जानकारी है आपके पास? नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर ट्रस्ट के फंड मामले को लेकर एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दिया है। कोर्ट ने अजय कुमार राय वर्सेस राम जन्मभूमि ट्रस्ट मामले में इंडिपेंडेंट एसआईटी प्रोब की मांग करने वाली पिटीशन पर तुरंत सुनवाई करने से साफ मना कर दिया। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि भले ही पब्लिक डोनेशन में हेरा फेरी के आरोप सीरियस नेचर के हैं, लेकिन सिर्फ स्टेट की कार्रवाई पर डाउट होने की वजह से इस मामले में कोई इमीडिएट इमरजेंसी नहीं बनती।
बेंच ने साफ किया है कि किसी मुद्दे पर ब्रॉड पब्लिक कंसर्न या मीडिया सेंसेशन होना अलग बात है और सब्सटैंटिव लीगल अर्जेंसी होना अलग बात है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब कोई इमिनेंट और इरिवर्सिबल हार्म प्रूव नहीं होता, तब तक रेगुलर लिस्टिंग प्रोटोकॉल्स को बाईपास नहीं किया जा सकता। इसी वजह से बेंच ने इस मामले को कोर्ट खुलने के बाद रेगुलर सेशन में ही लिस्ट करने का निर्देश दिया है। ये ऑर्डर हेडलाइन ड्रिवन केसेस और कोर्ट के प्रोसीजरल डिसिप्लिन के लिए एक लैंडमार्क थ्रेशोल्ड माना जा रहा है। धन्यवाद। ठीक है तेजस्विनी, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के बाद पासपोर्ट नवीनीकरण रोके जाने का मामला सामने आने से एक नई कानूनी बहस छिड़ गई है। सीनियर पत्रकार और पूर्व संपादक आर राजगोपाल ने दावा किया कि मतदाता सूची से उनका नाम हटने के आधार पर पुलिस ने प्रतिकूल रिपोर्ट भेजी, जिसके कारण उनके पासपोर्ट नवीनीकरण की प्रक्रिया रोक दी गई। राजगोपाल के अनुसार उनका नाम तार्किक विसंगतियों का हवाला देकर मतदाता सूची से हटाया गया। पश्चिम बंगाल में इसी प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग ने 27 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए थे। बताया गया कि कई लोगों का नाम या उनके पिता का नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची से नहीं जोड़ा जा सका। रिपोर्टों के अनुसार वर्तनी में मामूली अंतर और अन्य छोटे तकनीकी कारणों के चलते कई वास्तविक मतदाताओं के नाम भी सूची से बाहर कर दिए गए। इस प्रक्रिया पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था कि केवल अंग्रेजी में नामों की अलग अलग वर्तनी के आधार पर किसी व्यक्ति को संदेह के घेरे में क्यों रखा जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को बरकरार रखा था, लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची से नाम हट जाना किसी व्यक्ति के नागरिक होने या न होने का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा था कि चुनाव आयोग केवल मतदाता सूची में नाम शामिल करने या हटाने के उद्देश्य से नागरिकता या सीमित आकलन कर सकता है। यह किसी व्यक्ति की नागरिकता पर अंतिम निर्णय नहीं है और न ही इससे किसी की नागरिकता समाप्त मानी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि इस तरह के निर्धारण का असर केवल मतदाता सूची में नाम शामिल होने और चुनाव में मतदान के अधिकार तक सीमित रहेगा। इससे किसी व्यक्ति के नागरिक अधिकार समाप्त नहीं होते और न ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा नागरिकता पर फैसला लेने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि यदि चुनाव आयोग को किसी व्यक्ति की नागरिकता पर संदेह है तो वह मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी को भेज सकता है। नागरिकता पर अंतिम फैसला वही प्राधिकारी कानून के अनुसार करेगा। इसी वजह से केवल मतदाता सूची से नाम हटने के आधार पर किसी व्यक्ति का पासपोर्ट नवीनीकरण रोकना या उसे अन्य नागरिक सुविधाओं से वंचित करना कानूनी रूप से उचित नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मतदाता सूची से नाम हटने का सीधा असर केवल मतदान के अधिकार पर पड़ता है, नागरिकता से जुड़े अन्य अधिकारों पर नहीं। राजगोपाल ने सवाल उठाया कि यदि एक चर्चित पत्रकार को इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आम और वंचित नागरिकों के लिए स्थिति कितनी कठिन हो सकती है। वहीं ऐसी खबरें भी सामने आई हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार मतदाता सूची से बाहर हुए लोगों को राशन जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित करने की संभावना पर विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी बच्चे की मौत से माता पिता को होने वाले नुकसान को गणितीय सटीकता से नहीं मापा जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि मोटर वाहन अधिनियम यानी कि एमवी एक्ट के तहत मुआवजा तय करना कोई सटीक गणना का विषय नहीं है, बल्कि पीड़ित परिवार को उचित राहत देने का प्रयास है। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें कंपनी ने 2013 में दिल्ली में सड़क दुर्घटना में मारे गए 20 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंसी छात्र के माता पिता को दिए गए मुआवजे को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि मृतक के माता पिता को हुए नुकसान का मूल्यांकन केवल पैसों के आधार पर नहीं किया जा सकता। पीठ ने माना कि दिया गया मुआवजा एमवी एक्ट के तहत निर्धारित उचित मुआवजे की सीमा के भीतर है। मामला आकाश कुमार की मौत से जुड़ा हुआ था, जो सीए फाइनल की पढ़ाई कर रहा था और आर्टिकलशिप कर रहा था। दुर्घटना उस समय हुई जब वह जिस कार में यात्रा कर रहा था वह सुबह करीब 3 बजे दिल्ली की सड़क पर खड़े एक ट्रक से टकरा गई। दावा करने वालों का आरोप था कि ट्रक बिना पार्किंग लाइट, रिफ्लेक्टर और चेतावनी संकेत के खड़ा था, जिसके कारण अंधेरे में वह दिखाई नहीं दिया। मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने ट्रक चालक की लापरवाही मानते हुए 81.21 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा था।
इसके बाद बीमा कंपनी और मृतक के माता पिता दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। बीमा कंपनी मुआवजा कम करने की मांग कर रही थी, जबकि परिवार ने मुआवजा बढ़ाने की मांग की थी। बीमा कंपनी की दलील थी कि मुआवजे की राशि अधिक है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने आय और भविष्य की संभावनाओं का आकलन करते समय कुछ दोहराव वाली प्रक्रिया अपनाई थी, लेकिन इस स्तर पर हस्तक्षेप करना वास्तविक न्याय के हित में नहीं होगा। अदालत ने कहा कि एक युवा व्यक्ति की मौत और उसके परिवार को हुए नुकसान को सटीक आर्थिक आंकड़ों में नहीं बदला जा सकता। मुआवजे का उद्देश्य उस परिवार को राहत देना है जिसने अपूर्णीय क्षति झेली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मृतक के माता पिता की आश्रित होने के नुकसान लॉस ऑफ डिपेंडेंसी के तहत अतिरिक्त मुआवजे की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा यह मान लेना कि मृतक निश्चित रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता और एक निश्चित स्तर की पेशेवर सफलता हासिल करता केवल अनुमान होगा और मुआवजे का आधार अटकलों पर नहीं रखा जा सकता। वहीं अदालत ने पाया कि माता पिता को होने वाले भावनात्मक नुकसान यानी फिलियर कंसोर्टियम के लिए कोई राशि नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणलय सेठी और मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानूराम मामलों में तय सिद्धांतों के आधार पर मृतक के प्रत्येक माता पिता को 40-40 हजार रुपए देने का आदेश दिया। इसके बाद कुल मुआवजे की राशि 81.21 लाख से बढ़ाकर 82.1 लाख रुपए कर दी गई। अदालत ने बीमा कंपनी को 4 हफ्ते के भीतर बढ़ी हुई राशि जमा करने और तय दर से ब्याज देने का निर्देश दिया। आइए अब इंडिया लीगल रैप रिपोर्टर से समझें कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजा मानदंड क्या है। क्या आप जानते हैं कि रोड एक्सीडेंट्स के बाद विक्टिम या उसके परिवार को कॉम्पेंसेशन पाने का कानूनी अधिकार है। मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 एक्सीडेंट विक्टिम्स और उनके डिपेंडेंट्स को जस्ट कॉम्पेंसेशन दिलाने के लिए स्पेसिफिक लीगल प्रोविजंस प्रोवाइड करता है। सेक्शन 166 के तहत किसी रोड एक्सीडेंट में इंज्यूर्ड व्यक्ति या डिसीज्ड के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल के सामने कॉम्पेंसेशन क्लेम फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 140 के तहत नो फॉल्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई होता है, जिसमें क्लेमेंट को नेग्लिजेंस प्रूव किया बिना इंटरम कॉम्पेंसेशन मिल सकती है। सेक्शन 168 MACT को ये पावर देता है कि वो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पर जस्ट कॉम्पेंसेशन डिटरमाइन करे। कॉम्पेंसेशन कैलकुलेट करते वक्त ट्रिब्यूनल विक्टिम की इनकम, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, मेडिकल एक्सपेंसेस, डिसेबिलिटी, लॉस ऑफ डिपेंडेंसी और कंसोर्टियम जैसे फैक्टर्स को कंसिडर करता है। हाल ही में 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस कलूराम केस में ऑब्जर्व किया कि किसी बच्चे की मौत से माता पिता को हुई हानि को अरिथमेटिकल प्रिसिशन से मेजर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने होल्ड किया कि मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत कॉम्पेंसेशन डिटरमाइन करना सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मूला का एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि विक्टिम और उसके परिवार को जस्ट कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करना का एक इक्विटेबल प्रोसेस है। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे और यूथ कांग्रेस नेता मोहम्मद नलपत के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में बेंगलुरु की एक अदालत ने समन जारी किया है। 27 जून को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप पाटिल ने कहा कि खड़गे और नलपत के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के तहत आपराधिक मानहानि का मामला बनता है। अदालत ने दोनों के खिलाफ शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करने और 21 जुलाई 2026 तक पेश होने के लिए समन जारी करने का आदेश दिया। हालांकि अदालत ने कर्नाटक के पूर्व मंत्री दिनेश गुंडू राव के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। यह शिकायत बेंगलुरु निवासी और आरएसएस कार्यकर्ता ए तेजस ने दायर की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि अक्टूबर 2025 में खड़गे और अन्य नेताओं ने आरएसएस और उसके सदस्यों के खिलाफ कई मानहानिकारक बयान दिए। शिकायत के अनुसार मंत्री रहते
हुए प्रियांक खड़गे ने 4 अक्टूबर 2025 को कर्नाटक सरकार को पत्र लिखकर आरएसएस को सरकारी खेल मैदानों, स्कूलों और कॉलेजों के इस्तेमाल से रोकने की मांग की थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि यह पत्र जानबूझकर मीडिया में जारी किया गया और खड़गे के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी साझा किया गया, जिसका उद्देश्य आरएसएस की छवि खराब करना था। वही शिकायत में खड़गे के 13 और 14 अक्टूबर 2025 के कथित सोशल मीडिया पोस्ट का भी उल्लेख किया गया। एक पोस्ट में कथित तौर पर कहा गया कि आरएसएस सदस्य से दोस्ती नहीं करनी चाहिए और उन्हें परिवार से भी दूर रखना चाहिए। एक अन्य पोस्ट में आरोप लगाया गया कि आरएसएस ने महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर को भी नहीं छोड़ा। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इन टिप्पणियों से आरएसएस सदस्यों की छवि खराब हुई और उन्हें गलत तरीके से पेश किया गया। मोहम्मद नलपत के खिलाफ भी शिकायत में एक मीडिया बातचीत का हवाला दिया गया, जिसमें उनके द्वारा आरएसएस सदस्यों के बारे में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया। शिकायतकर्ता ने कहा कि यह बयान अपमानजनक, अशोभनीय और आरएसएस सदस्यों का मजाक उड़ाने वाले थे। शिकायत में कहा गया कि आरोपियों के बयान झूठे, दुर्भावनापूर्ण और आरएसएस तथा उसके समर्थकों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले थे। साथ ही आरोप लगाया गया कि किसी भी आरोपी ने बयान वापस नहीं लिए और ना ही माफी मांगी। दिनेश गुंडू राव के संबंध में शिकायत में उनके सोशल मीडिया पोस्ट का उल्लेख किया गया था, जिसमें उन्होंने खड़गे का समर्थन किया था और तर्कवादी नेताओं व पत्रकार गौरी लंकेश, गोविंद पानसरे और MM कलबुर्गी की हत्याओं के संदर्भ में आरएसएस पर सवाल उठाए थे। हालांकि अदालत ने राव के खिलाफ पर्याप्त आधार नहीं पाया और उनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी। स्विगी, ज़ेप्टो समेत कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंपनियों और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट में कर्नाटक प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स यानी कि सामाजिक सुरक्षा और कल्याण अधिनियम 2025 और उससे जुड़े नियमों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। IAMAI के साथ इंटरनल लिमिटेड, ज़ेप्टो, स्विगी, अर्बन कंपनी और वॉल्मो ट्रांसपोर्टेशन ने यह याचिका दायर की है। याचिका में अधिनियम के तहत जारी कई नोटिसों को रद्द करने की मांग भी की गई है। इन नोटिसों के जरिए प्लेटफॉर्म कंपनियों को आंतरिक विवाद समाधान समितियां बनाने, कल्याण शुल्क जमा करने और जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने जैसे दायित्वों को लागू करने का निर्देश दिया गया था। मामले की अभी हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए सूची नहीं बनी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि संसद के पहले ही सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 लागू की है, जिसमें सभी श्रेणी के कर्मचारियों सहित गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक समान राष्ट्रीय ढांचा बनाया गया है। याचिका में कहा गया कि केंद्रीय कानून में गिग वर्कर्स की पहचान, कल्याण योजनाओं का निर्माण, एग्रीगेटर कंपनियों के योगदान और इसके लागू करने की पूरी व्यवस्था मौजूद है। कंपनियों का दावा है कि इसके बावजूद कर्नाटक सरकार ने अलग से गिग वर्कर्स कल्याण कानून बनाकर समानांतर व्यवस्था तैयार की है, जिसे कंपनियों पर अतिरिक्त वित्तीय जिम्मेदारियां डाल दी गई हैं। याचिका में कहा गया कि राज्य का कानून केंद्रीय कानून से टकराता है और संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत टकराव के सिद्धांत के दायरे में आता है। कंपनियों का तर्क है कि जब संसद ने गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कानून बना दिया तो राज्य सरकार अलग और विरोधाभासी व्यवस्था नहीं बना सकती। याचिका में कर्नाटक प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स यानी सामाजिक सुरक्षा और कल्याण नियम 2025, गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के गठन की अधिसूचना और 12 फरवरी 2026 के सरकारी आदेश को भी चुनौती दी गई है। इसके अलावा 21 मई 2024 के उन नोटिसों को भी चुनौती दी गई है जिनमें कंपनियों को अधिनियम के तहत आंतरिक विवाद समाधान समितियां बनाने का निर्देश दिया गया था। कंपनियों ने उन कारण बताओ नोटिस को भी चुनौती दी है जिनमें अधिनियम लागू करने में सहयोग नहीं करने, IDRC नहीं बनाने, सॉफ्टवेयर से जुड़ी जानकारी नहीं देने और अधिकारियों को जरूरी सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने के आरोप लगाए गए थे। याचिका में 22 जून 2026 को जारी कल्याण शुल्क संबंधी नोटिस को भी चुनौती दी गई है, जिसमें कंपनियों को कल्याण शुल्क जमा करने और 5 जुलाई 2026 तक भुगतान का प्रमाण देने को कहा गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह कानून और नियम मनमाने हैं, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं और मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। कंपनियों ने हाईकोर्ट से मांग की है कि अधिनियम, नियम, वेलफेयर बोर्ड की अधिसूचना और 12 फरवरी 2026 के सरकारी आदेश को असंवैधानिक घोषित किया जाए। इसके साथ ही IDRC बनाने के निर्देश, कारण बताओ नोटिस और कल्याण शुल्क की मांग समेत सभी संबंधित आदेशों को रद्द करने की मांग की गई।
केरल हाईकोर्ट ने अभिनेता दिलीप से सवाल किया कि 2017 के अभिनेत्री हमला मामले में मीडिया रिपोर्टिंग से उनके अधिकारों का किस तरह उल्लंघन हुआ। इस मामले में दिलीप आरोपी बनाए गए थे। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति जॉबिन सेबेस्टियन की पीठ कर रही थी। दिलीप ने साल 2022 में हाईकोर्ट का रुख करते हुए आरोप लगाया था कि मीडिया संस्थानों ने अभिनेत्री हमला मामले की रिपोर्टिंग को लेकर तय कानूनी सीमाओं का उल्लंघन किया है। दिलीप ने अपनी याचिका में कहा था कि मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए उनका मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। उन्होंने अदालत से अपील की थी कि मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक मामले से जुड़ी मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाई जाए। हालांकि इस याचिका के लंबित रहने के दौरान दिसंबर 2025 में ट्रायल कोर्ट ने दिलीप को इस मामले में बरी कर दिया था। दिलीप पर आरोप था कि उन्होंने अभिनेत्री के साथ हुए अपराध की साजिश में भूमिका निभाई थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पूछा कि आखिर दिलीप की शिकायत क्या है। न्यायमूर्ति सेबेस्टियन ने कहा कि यौन अपराधों के मामलों में कानून पीड़िता की पहचान उजागर करने पर रोक लगाता है, लेकिन आरोपी की पहचान बताने पर ऐसी पाबंदी नहीं है। अदालत ने कहा, अगर किसी खबर में सिर्फ यह बताया जाता है कि आरोपी को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, तो यह अपराध कैसे हो सकता है? मुकदमे की निष्पक्ष रिपोर्टिंग को अपराध कैसे माना जा सकता है? हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी मीडिया संस्थान ने ट्रायल कोर्ट के आदेश या मीडिया गाइडलाइन का उल्लंघन किया था, तो उसके खिलाफ ट्रायल कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की जा सकती है। जस्टिस सेबेस्टियन ने सवाल किया, मुकदमे की जानकारी प्रकाशित होने से दिलीप को किस तरह नुकसान हुआ? आप ट्रायल कोर्ट में अवमानना याचिका क्यों नहीं दाखिल करते? यही इसका उचित रास्ता है। हालांकि अदालत ने राज्य सरकार को भी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि 2022 में दर्ज साइबर अपराध मामलों की जांच अब तक पूरी नहीं हुई है। ये मामले कथित तौर पर अभिनेत्री हमला मामले से जुड़ी गोपनीय जानकारी के अवैध प्रकाशन को लेकर दर्ज किए गए थे। हाईकोर्ट ने पहले पुलिस को इन मामलों की जांच समय सीमा के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया था। अब अदालत ने सरकारी वकील से पूछा कि आदेश के बावजूद जांच पूरी क्यों नहीं हुई। अदालत ने निर्देश दिया कि लोक अभियोजक यह पता लगाकर बताएं कि जांच में देरी क्यों हुई। मामले की अगली सुनवाई 1 महीने बाद होगी। पीठ ने यह भी चेतावनी दी कि अगर जांच जल्द पूरी नहीं हुई तो अदालत अवमानना की कार्रवाई शुरू कर सकती है। न्यायमूर्ति सेबेस्टियन ने राज्य के वकील से कहा कि अधिकारियों को तुरंत सूचित किया जाए कि जांच पूरी नहीं होने पर अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंड में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.